हेलो, वेलकम बैक। ये लेक्चर नंबर 3 है ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला प्लेलिस्ट। सेंटर ऑफ मास वाले प्लेलिस्ट में सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन, वो सब चीज़ रहेगी। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना चाहेंगे ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। तो सिस्टम में बस अगर दो ही पार्टिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये देखना चाहेंगे। ठीक है, तो मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है ना। ऑफ कोर्स दोनों पार्टिकल किसी भी ओरिएंटेशन में रहे, उनको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिल जाएगा ना। तो मैं उसी लाइन को ड्रॉ किया और उसी लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल्स को भी लिखा हूँ। ठीक है, ओके। मतलब अभी मत बोलो कि सर सेम लाइन में क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि आप दो पॉइंट को लिखोगे, आप कहीं भी लिख दो दो पॉइंट को, उसके थ्रू लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं ना। ठीक है, तो मैं बस ड्राइंग के पर्पज़ के लिए ऐसा मान लिया, आपको ऐसा मानना है तो ऐसे मानो। ठीक है, M1 M2 ऐसे मान लो आप, है ना। ओके, अब मान लेते हैं इनके बीच का जो सेपरेशन है ये है D। ठीक है, तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है सिस्टम का, तो मैं क्या करूँगा, पहले मुझे कुछ ओरिजिन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए M1 इंटू उसका पोजीशन प्लस M2 इंटू उसका पोजीशन वैसे करके करना पड़ता है ना। तो पोजीशन नापने के लिए ओरिजिन चाहिए होगा। ठीक है, अब ओरिजिन आपका मान आप कहीं भी ले सकते हो, याद देखना, ओरिजिन आपका मान आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ओरिजिन यहीं पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये अगर ओरिजिन है तो एक को मान लो x इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, और क्योंकि सेम लाइन में रहेगा तो मान लेते हैं x एक्सिस पे लो। आपको y मानना है, z मानना है, जो मानना है मानो। जिस भी लाइन के अलॉन्ग M1 M2 होगा उस लाइन का नाम x रख दिया मैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल M1 वाला पार्टिकल जो मान लेते हैं, ओरिजिन यहीं पे, आपको यहाँ ओरिजिन मानना है, यहाँ मानना है, मून पे मानना है, मून पे मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। तो इस पार्टिकल का लोकेशन क्या हो जाएगा, D। तो पहला पार्टिकल का लोकेशन क्या, x इक्वल टू 0, दूसरे पार्टिकल का लोकेशन क्या है, x इक्वल टू D, है ना। ओके, अब इसके लिए अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगाएं, है ना, तो पहला वाला मास इंटू उसका लोकेशन उसके एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, क्योंकि वाई और जेड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वैसे दूसरा वाला पार्टिकल इंटू उसका लोकेशन, तो बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, है ना। बोला कि सर लेकिन वहाँ तो पिछले लेक्चर में तो आप R लिख रहे थे। अरे बेटा, जो R है, R वेक्टर में x वाला पार्ट भी होगा, y वाला पार्ट भी होगा, z वाला पार्ट भी होगा। ठीक है, तो आप सेंटर ऑफ मास का x वाला पार्ट लगाओ, उस इक्वेशन का x कॉम्पोनेंट निकालो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। तो RCM का x कॉम्पोनेंट XCM हो जाएगा, और R1 का x कॉम्पोनेंट X1, R2 का x कॉम्पोनेंट X2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत है, y और z की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ से आपका XCM कितना आ जा रहा है, पहला वाला मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा वाला मास इंटू x का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। तो ये दोनों पार्टिकल थे M1 M2, और जो सेंटर ऑफ मास आया है, मान लो यहाँ पे आया है सेंटर ऑफ मास, आप देख सकते हो उसका x कोऑर्डिनेट इतना है M2D डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 था, तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर पे आया है यहाँ से, M2D डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, है ना। x कोऑर्डिनेट मतलब क्या, x इक्वल टू 0 से कितनी दूर पे, है ना। ओके, अभी टोटल डिस्टेंस D था, ये इतना है, तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा D माइनस दिस, टोटल तो D था ना, तो D में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। तो अब D माइनस ये करो आप, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये है M1D डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ओके, चेक कर दो, दोनों को ऐड कर दो, आपको D मिल जाएगा, है ना। तो ये मैं क्लैरिटी के लिए थोड़ा यहाँ गैप ड्रॉ किया हूँ, दोनों आपको सटेंगे यहाँ पे एरोस। ठीक है, ओके, तो अगर आप इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो देखोगे, दिस इज टू दिस करोगे, तो आपको M2 इज टू M1 मिलेगा। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास का M1 से जो दूरी है, सपोज को मैं R1 बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास का M2 से दूरी है, सपोज को मैं R2 बोल रहा हूँ, तो R1 बाय R2 M2 बाय M1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास जितना छोटा मास रहेगा उससे उतना दूर रहेगा, और जितना बड़ा मास रहेगा उसके उतना पास रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा M2 की वैल्यू उतना ज़्यादा ये वाली वैल्यू। ठीक है, देखो M2 ज़्यादा होगा तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा ना, M2 ऊपर में, तो जितना ज़्यादा M2 होगा ये ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा मास का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट होगा। दोनों में से जो जितना ज़्यादा भारी होगा सेंटर ऑफ मास उसके ज़्यादा उतना करीब होगा। ठीक है, अब यही चीज़ तो होता था मार्क्स वाले केस में। एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हो आप, ठीक है ना। अगर 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो एवरेज 100 के करीब रहेगा, और 0 मार्क्स लाने वाले बच्चे कम रहेंगे
तो मतलब वही है, 100 मार्क्स लाने वाले ज़्यादा है या 0 मार्क्स लाने वाले कम है, या 0 मार्क्स लाने वाले ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो एवरेज उसकी तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे क्लास का जब एवरेज मार्क्स आप निकालते हो ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका सेम मार्क्स है वो जो होता है ना उसी के आसपास एवरेज रहता है। ठीक है ना। वैसे जिस पोजीशन पे ज़्यादा मास रहेगा सेंटर ऑफ मास में, अगर उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करें तो जिस लोकेशन पे, ये एक लोकेशन है, ये एक लोकेशन, और तो कहीं मास नहीं है इस क्वेश्चन में, तो जिस लोकेशन में ज़्यादा मास रहेगा सेंटर ऑफ मास उस लोकेशन के ज़्यादा करीब रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं डेटा से इलस्ट्रेट करता हूँ। ये M1 M2 से तो समझ में आ ही गया होगा, तब भी और अच्छे समझने के लिए मान लो यहाँ पे 1 kg है और यहाँ पे 2 kg है, और मान लो इनके बीच का डिस्टेंस जो है 6 मीटर है। ठीक है, ओके। अब सेंटर ऑफ मास जो होगा आपको पता है बीच में नहीं रहेगा, 1 kg के ज़्यादा करीब रहेगा, है ना। इससे पता चल गया आपको, कैलकुलेट करके भी दिखा सकता हूँ, अभी मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का जो रेशियो रहेगा ये 1:2 में रहेगा। तो डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम 2 kg डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम 1 kg, तो दिस बाय दिस का रेशियो 1:2 होगा। ठीक है, तो 6 मीटर को आप 1:2 में तोड़ोगे तो 2 और 4 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर और ये हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली देखो सेंटर ऑफ मास जो है 2 kg के ज़्यादा करीब है क्योंकि उससे कम डिस्टेंस पे है, और 1 kg से ज़्यादा दूर है ना। ये सब आप सोच रहे हो 2 4 कैसे है 2 कैसे है, सब में ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो, आ जाएगा। ठीक है, M2 से डिस्टेंस निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो M1D डिवाइडेड बाई M2, तो 2 kg से डिस्टेंस निकालना है, तो ये तो M1 हो गया, ये M2 हो गया, तो M1 इंटू डी कितने हैं 6 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो 2 मीटर आ गया, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 2 मीटर। वैसे ये डिस्टेंस आ जाएगा 6 - 2, जैसे निकालना निकलो, आप पहले इसको भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ मेरा पॉइंट क्या था। अब एक और एग्जांपल ले लो, अगर दोनों मासेस इक्वल है, दोनों जगह आपने 2 kg रखा है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा मिड पॉइंट पे होगा, क्योंकि दिस इज टू दिस 1:1 है। या जितने बच्चों ने 0 मार्क्स लाया, अगर उतने बच्चों ने 100 मार्क्स भी लाया है, तो एवरेज क्लास का 50 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक्सट्रीम ले रहा हूँ, आप ऑफकोर्स बोल सकते हैं क्लास में सिर्फ 40 मार्क्स लाने वाले भी तो बच्चे होंगे। मैं सिर्फ 2 ही अलग अलग मार्क्स पॉसिबल है उसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 ही लोकेशन पॉसिबल है जहाँ पे मासेस है ना। तो ये अगर x = 0 पे, ठीक है, और ये x = 10 पे, तो ये x = 5 हो जाएगा, 0 और 10 का एवरेज। ये अगर x = 10 पे, ये x = 20 पे, तो x = 15 पे हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो भी डिस्टेंस होगा, अगर इसको 2D बोलूँ तो ये भी d है और ये भी d है। ठीक है, दोनों के दोनों d होने चाहिए, है ना, क्योंकि इक्वल मासेस है। आप निकाल भी सकते हो, ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना, तो टोटल डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को M1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये M2 से डिस्टेंस निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का टोटल डिस्टेंस को M1 से मल्टीप्लाई करो। टोटल डिस्टेंस ये है इंटू M1, दूसरा वाला मास है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस d2d। ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए आप दूसरे वाला मास को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई टोटल मास करो, तो आप देखोगे तो d आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया, है ना। तो कितना भी कोई भी 2 पार्टिकल सिस्टम रहेगा उसके लिए सेंटर ऑफ मास से हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, अभी ध्यान देना, वेक्टर फॉर्म में भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। सपोज पहला पार्टिकल का पोजीशन r1 वेक्टर है और दूसरा पार्टिकल का पोजीशन r2 वेक्टर है। ठीक है, ये M1 है, सॉरी ये M2 है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जब निकालोगे आप, तो इसका सेंटर ऑफ मास जब आप निकालोगे, तो आपको पता है M1 r1 प्लस M2 r2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, है ना, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं, वेक्टर 3D सब पढ़ चुके हैं ना, वो प्रूफ कर सकते हैं, ये बाकी बच्चों के लिए नहीं है, नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है, कि ये जो लोकेशन आया है ना, ये इसी डॉटेड लाइन में कहीं ना कहीं होगा, है ना। ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, तो पहला वाला मास इंटू उसका पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरा वाला मास इंटू उसका पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास, यही तो करते थे सेंटर ऑफ मास लोकेशन निकालने के लिए। ठीक है, अब यही चीज़ पिछले क्वेश्चन में भी लगाए थे, मतलब अभी इससे पहले भी लगा रहे थे, जस्ट उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों पार्टिकल एक्स एक्सिस पे थे। ठीक है, इससे पहले सबके सब एक्स एक्सिस पे थे, मैं अब जनरल दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये करोगे आप, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो इस दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट उसी में होगा। और ये आप जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, जो मैथ्स पढ़ते हो, प्रूफ कर सकते हैं। जो मैथ्स वाले बच्चे ने उनको टेंशन नहीं लेना है, बस ये समझना है आपको। ठीक है, अब इसी में देखो ना, अगर दोनों मासेस इक्वल होते, तो इसका एवरेज ही तो आया था। अगर दोनों मासेस इक्वल होते, ठीक है, तो m को कॉमन ले लो,
अगर M1 M2 दोनों मास इक्वल होते तो आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास किसके बराबर रहेगा था, R1 प्लस R2/2, जो आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। किसी पोजीशन को ज़्यादा वेटेज नहीं मिलेगा। अगर दोनों मासेस इक्वल है, दोनों पोजीशन में इक्वल मासेस है, तो सेंटर मास एकदम मिड पॉइंट पे आएगा। तो R1 प्लस R2/2 एकदम मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है ना। तो अगर दो पार्टिकल्स है, दोनों इक्वल मासेस के हैं, तो सेंटर ऑफ मास उसका मिड पॉइंट पे आएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास R1 वेक्टर और R2 वेक्टर का मिड पॉइंट पे। तो ओरिजिन है ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ये RCM, R1 R2 जो RCM, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास है ना। तो RCM जो होगा दोनों का एवरेज रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखेंगे, कॉन्फिगरेटेड मासेस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल के, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला उसको इलस्ट्रेट करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?